नमस्कार, मैं शांतनु राज और आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मशहूर पत्रकार और एनडब्ल्यूएमआई की सदस्य पारुल शर्मा। पहले तो मैम, मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं मैम। तो मैम, सबसे पहले बताइए कि आपके 42 साल के अनुभव के बाद आपने जब एनडब्ल्यूएमआई में एज़ अ मेंबर जॉइन किया, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? सभी को नमस्कार। मेरा नाम पारुल शर्मा है और मैं दिल्ली में एक पत्रकार के तौर पर काम करती रही हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी अखबार जनसत्ता की मैं फाउंडर मेंबर रही और वहाँ से मैंने 37 साल काम किया और उसके बाद मतलब कि एक ट्रेनी सब एडिटर से शुरू होके मैं स्थानीय संपादक के तौर पे रिटायर हुई और मैं दिल्ली में एक महिला पत्रकारों का क्लब है इंडियन वुमेन प्रेस कोर, उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एनडब्ल्यूएमआई जो है नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया, उसकी भी करीब 15-16 साल से एक्टिव मेंबर हूँ। लेकिन उनसे इन इन संस्थानों से जुड़ के सबसे पहले तो ये है कि अपने कोर ग्रुप से जब आप जुड़ते हैं, अपने पीयर ग्रुप से आप जुड़ते हैं, तो आपके अंदर एक ताकत आती है, एक आपके पास कॉन्फिडेंस आता है कि हम जिनके बीच में हैं, वो हमारी तरह ही सोचने वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं और महिलाओं के कॉजेज़ के लिए जो काम करता है, तो उनसे हमें विचारों का आदान-प्रदान के बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। मैम, आपने देखा होगा कि जो एनडब्ल्यूएमआई की जो अधिवेशन थी, जो एकेयू में चल रही थी, उसमें मैम पहले ही दिन मैम काफ़ी सारी महिला जर्नलिस्ट ने ये बात बताया कि फैमिली में अभी भी एज़ अ महिला पत्रकार अभी भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी महिला पत्रकार, अच्छी महिला पत्रकार जो हैं, फैमिली कारणों से जो है पत्रकारिता छोड़ चुकी हैं मैम। तो इन सब चीज़ से कैसे जूझा जाए मैम? देखिए, उसमें तो मैं अपने आत्मश्लाघा के तौर पे नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आज से 40 साल पहले मैं पढ़ रही थी, लेडी श्याम कॉलेज से मैंने दिल्ली के पढ़ाई की। उस समय मेरे पिता भी बहुत अच्छे सरकारी महकमे में अधिकारी थे और बहुत प्रबुद्ध और बहुत ही बड़े पत्रकार भी थे वो। लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते थे कि मैं पत्रकार बनूँ और उन्होंने कहा कि अगर तुम पत्रकार बनोगी तो मेरे लिए मैं मतलब कि तुमसे बात नहीं करूँगा, नाता तोड़ दूँगा। लेकिन हमें तो उन्होंने कहा तुम सरकारी विभाग में कोई हिंदी अधिकारी वगैरह बन जाओ, तुम्हारा थोड़ी प्रखर बुद्धि है, लिखना-पढ़ना तुम्हें थोड़ा आ गया है, तो तुम इतना तो कर ही लोगी। तो मुझे लगा कि मैं तो सरकार के खिलाफ बात करने वाली हूँ, सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जागृत करूँगी कि भई इसमें हमें एक कितनी हित में है, कितनी अहित में है और मैं मतलब कि सरकार में अगर हो जाएँगे तो मेरे तो कलम भी रुक जाएगी, मेरे हाथ भी रुक जाएँगे, मेरे विचार भी रुक जाएँगे। तो उस तरह से मैंने भी एक थोड़ा-सा कहते हैं ना एक रिबेलियन की तरह कहा कि नहीं मुझे पत्रकार ही बनना है और मैंने घर से थोड़ा विद्रोह किया। उसका बहुत मतलब कि मुझे खमियाज़ा भी भुगतना पड़ा पारिवारिक स्तर पे। मेरे पिता ने 10 साल तक मुझसे बात नहीं की इसको लेकर के कि ये लड़की जो है बहुत ज़िद्दी और बहसीली है और इसने मेरी बात नहीं मानी। ख़ैर वो एक अलग पहलू था। लेकिन ये है कि उस ज़माने में भी बहुत कम मुट्ठी भर पत्रकार थीं और अभी भी बहुत अच्छे आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं। अगर हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि महिलाओं की स्थिति मीडिया के क्षेत्र में क्या है, कितनी परसेंट महिलाएँ तो 12 से 15 प्रतिशत महिलाएँ जो हैं विभिन्न मीडिया हाउसेज़ में काम कर रही हैं। लेकिन आपने जैसे पूछा कि मतलब कि पारिवारिक दबाव की वजह से वो छोड़ रही हैं पत्रकारिता, तो अब शायद ये स्थिति 21वीं-22वीं सदी की तरफ पहुँच रहे हैं, तो बदल रही है और ये सोच भी बदल रही है। हाँ, वो बात है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए हैं, तो महिलाएँ भी इस ओर आकर्षित हुई हैं और वो थोड़ा-सा मीडिया को एक ग्लैमर वर्ड की तरह भी देखा जा रहा है। जैसे फैशन वर्ल्ड की तरफ जाती हैं महिलाएँ या पुरुष भी जा रहे हैं, तो आजकल पहचान का जो एक छटपटाहट है, वो उस छटपटाहट की वजह से भी चाहती हैं कि हम मतलब कि स्क्रीन पे नज़र आएँ, हमारी विज़िबिलिटी बने, हम दर्शनीय हों और लोग हमें देखें, पहचानें और हम प्रशंसनीय बनें। तो ये भी एक मतलब मीडिया का पहलू है, लेकिन खबर जो है वो सिर्फ़ प्रशंसा के लिए या सिर्फ़ मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। खबर जो है वो वास्तविकता को लोगों तक पहुँचाने के लिए है और खबर का काम ये है कि आप ऐसी खबर लिखें जिससे कि पाठक, दर्शक सब जागरूक हों और उनकी विचारधारा मुड़े, उनके विचारों में वो जागृति आए कि भई अगर इस समस्या में इस बात में कोई दिक्कत है, तो उससे हमें क्या सीख मिल रही है, जिससे कि आगे वो ऐसा समाज के लिए ना हो। मैम, आपने बताया जैसे कि महिलाओं के कॉजेज़ यानी महिलाएँ संबंधी जो कारणे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अभी भी मैम हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी महिला हैं, जो छोटे गाँव या कस्बे से, जो महिला संबंधित समस्याएँ हैं, उन पे बात करने में हिचकिचाती है। मैम, हम बात कर रहे हैं जैसे पीरियड्स की या पैड्स की, तो मैम इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, सबसे पहले तो है कि जैसे कि कल एक हमारे यहाँ 3 दिन का यहाँ अधिवेशन चला पटना बिहार में, राजधानी पटना में, और उसमें जो है बहुत बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े अनुभवी लोग हम लोग के पैनल्स में आए और डिस्कशन हुआ। तो एक सेंटेंस निकल के आया कि आप साक्षर कर सकते हैं, लेकिन आपको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो शिक्षा का जो एक हमारे यहाँ जो कमी है वो ग्रास रूट लेवल पे शहरों से बाहर निकल के गाँव में, ज़िलों में, कस्बों में जाके एक हमें जागरूकता फैलानी है कि पहले तो हम अपने घर की बेटी को, अपने घर की बच्ची को शिक्षित करें। क्योंकि कहते हैं कि एक अगर बच्ची शिक्षित होती है, तो वो महिला बनती है और उससे पूरा परिवार जो है वो शिक्षित होता है। लेकिन उस शिक्षा में हमें उसकी बेसिक शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य की जानकारी भी देनी है। उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ानी है कि वो कैसे अपने को हाइजीन से मेंटेन कर सकती है। उसके परिवार के लोगों को, ख़ास तौर पे उनकी माँ, बहनों को, भाभियों को जो कि एक महिला हैं, उनको ये जागृति देनी है कि जब माहवारी का समय आता है, तो उस समय उ स्वास्थ्य कारणों को लेके हमें कितना सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि और किस तरह से हम मेडिकली उनको समझा सकते हैं कि आप सिर्फ़ मतलब कि एक कपड़ा ही अपना यूज़ करें, वो कपड़ा जो है वो पुरानी परंपरा और सोच के तहत था। अब बहुत नई-नई तरह की चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि आपको मतलब पैड यूज़ करने की शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को, और आपको स्वयं भी मतलब उस तरफ से उसके प्रयोग के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके जो महिला के अंदर की जो बनावट है, इंद्रियों की बनावट है, उसके जो गर्भाशय की बनावट है, उसमें किसी तरह के इन्फेक्शंस ना हो, क्योंकि उस दौरान अगर आप किसी भी अन्यथा चीज़ की कोई का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत तरह की महिलाओं के अंदर बीमारियाँ उभरती हैं, और ब हम देखते हैं कि इस तरह के केसेज़ के बाद, एक उम्र के बाद आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ जो महिलाएँ हैं, वो गर्भ से संबंधित बीमारियों से किस तरह से मर रही हैं या कितनी अस्वस्थ हैं। तो और इस टैबू को दूर हम तभी कर सकते हैं, जबकि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग हैं, वो ज़मीनी स्तर पे पहुँच के, गाँव के स्तर पे पहुँचे, पंचायत के स्तर पे पहुँच के ऐसे-ऐसे वर्कशॉप्स चलाएँ, जिनसे कि महिलाओं को इसके बारे में, इस विषय के बारे में जानकारी दी जा सके और जागरूक किया जा सके। हम जैसे नए पत्रकार और बाकी महिला पत्रकारों के लिए कोई संदेश मैम? देखिए, संदेश की तो बात है कि ये पत्रकारिता जो है, ये लिखने-पढ़ने का एक मतलब कि कर्म है हमारा। तो हम जब इस कर्म में जुड़ते हैं, तो हम जीवन भर सीखते हैं। हम इस अहम में नहीं रह सकते कि ओह! अब आज मैं मतलब कि इस स्तर पे हूँ और यहाँ बैठी हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे बहुत कुछ आता है। क्योंकि जीवन ये ऐसा लिखने-पढ़ने का क्षेत्र है कि आप लगातार सीखते हैं। हर क्षण आपको कुछ नई बात, नई खबर मिलती है, नई किताब आती है, नया कोई लेख आता है। आप उसको पढ़ते हैं, तो आपको फिर एक नई विचारधारा, नए शब्दों का प्रयोग करना, नई तरह से अपनी बात को रखने का मादा मिलता है, अनुभव मिलता है। तो इसलिए मैं संदेश तो ये यही देना चाहूँगी, जो बच्चे अब मीडिया में आए हैं, तो पहले तो वो ये सोचें कि उन्हें मतलब करना क्या है। दूसरा ये है कि उनकी विचारधारा क्या है, क्योंकि आजकल मीडिया के ऊपर विचारधारा का बहुत ज़्यादा असर है। मीडिया हाउसेस को लेकर भी, और मीडिया हाउसेस में हम हर तरह की मीडिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो वेब हो, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो चैनल मीडिया हो। तो इस तरह से हम वर्गीकरण करके देखते हैं, लेकिन आज के उसमें समाज में पाठक की मनस्थिति को भाँपते हुए, जैसा हमारे देश के अंदर माहौल चल रहा है, उस मनस्थिति को देखते हुए भी खबरें बनाई जाती हैं। खबरों को पिरोया जा रहा है, खबरों को संजोया जा रहा है ना? पहले तो सिर्फ़ हम प्रेस रिलीज़ पे डिपेंड करते थे कि हमारे पास एक किसी का इनवाइट आया कि आज जो है इस जगह पे ये भाषण देने वाले हैं या ये सेमिनार होने वाला है, तो हम लोग दौड़ के जाते थे, क्योंकि हमारे पास उस समय इतनी उपलब्धता नहीं थी, इतनी सहज पहुँच नहीं थी। लेकिन आज क्या है कि वो प्रेस रिलीज़ का ज़माना नहीं रह गया। आजकल व्हाट्सएप का, मल्टीमीडिया का ज़माना है। खबरें आप सूचना इतनी तेज़ी से पहुँचती है, जितनी देर तक मेरी बात आप तक पहुँचेगी, उससे पहले 10 सूचनाएँ आपके पास और पहुँच चुकी होंगी। तो इसमें हमें, लेकिन फिर भी बहुत सजग प्रहरी की तरह, कि हमें मतलब ये हमारा चौथा स्तंभ है, जैसे कहा जाता है मीडिया, तो उसको हमें कैसे सँजोना है, कैसे बचा के रखना है, कैसे सँवारना है, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ ये जान सकें कि खबर जो है, वो खबरदार करने के लिए होती है। खबर जो है, वो विचार देने के लिए होती है। खबर जो है, वो आचार-व्यवहार, स्वभाव बनाने के लिए होती है। लेकिन खबर जो है, वो आपकी मानसिकता को नहीं बदल सकती,
है ना? अगर आप कहीं किसी के प्रति कमिटेड हैं, आपकी कहीं प्रतिबद्धता है, तो आप ये सोच के चलें कि मुझे जो लिखना है, जो पढ़ना है, तो मैं ऐसे जगह से जुड़ूँ जिससे कि मेरी स्वीकार्यता बढ़े। मेरी खबर को, मेरे काम को, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे विचार को जो मैं लिखूँ, वो ठीक जगह संप्रेषित हो, ताकि मेरे पाठक वर्ग बढ़ें, मेरे दर्शक वर्ग बढ़ें। और इसलिए आप किसी से, और ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है, इसलिए हम ये कहते हैं आप ईर्ष्या मत रखिए, आप स्पर्धा रखिए। आप स्पर्धा रखिए जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे इससे इसके साथ कम्पीट करना है। क्योंकि आजकल टीआरपी का ज़माना है। एक-एक चैनल जो है वो एक-एक सेकंड में बताता है कि हमारी इतनी व्यूअरशिप हो गई। एक अखबार जो है वो पिछड़ गया है, उसकी सर्कुलेशन पीछे जा रही है। लोग जो देखते हैं वो समझते हैं। क्योंकि कोई निरक्षर है जिसने पढ़ाई ही नहीं की, लेकिन वो भी आजकल व्हाट्सएप चला रहा है, वो भी आजकल खबरों को देख रहा है और समझ रहा है। तो हमें सिर्फ़ प्रिंट के सर्कुलेशन पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक के टीआरपी पे भी डिपेंड रहना है। तो लेकिन इस सब को पाने के लिए हम, और दूसरा ये कि ज़रूर ये सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है हमारी, कि हमारे अगर रोज़गार से हमारी जो बेसिक नीड है, हमारी जो अर्जन करने की शक्ति है, आर्थिक स्थिति जिससे बनती है, तो वो हम ऐसी जगह से पैसा कमाएँ, ऐसी जगह से हमारा वो बने कि जिससे कि वो पैसा भी अगर हमारे हाथ में आए, तो हमें लगे कि हाँ, ये हमारी है मेहनत का और सच्चाई का और हमारे विचारों का पैसा है। इसे हमने अपनी सोच से बनाया है, और उस पैसे से हम कैसे अपने आप व्यक्तित्व को दोबारा नए सिरे से खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद मैम, अपना कीमती वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी पारुल शर्मा, जिन्होंने बताया कि आज के इस कॉम्पिटिशन के दौर में किसी से ईर्ष्या ना करें, बल्कि उन पे स्पर्धा रखें। तो ये इस नोट के साथ हम ख़त्म करते हैं और आगे की जानकारी के साथ देखते रहें दिव्य नेशन।